रिजर्व बैंक, नाबार्ड और बहुत से सारे संगठनों में काम कर रहा हूँ, बाहर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन खास करके रिजर्व बैंक, नाबार्ड जैसे उच्च स्तरीय सीनियर ऑफिसर्स बहुत बार बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे बोले हैं, भाषण किया है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है और बहुत खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रेजेंटेशन किया है वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा है। मैं उनका हार्दिक आभारी हूं। दूसरा आभार इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उत्सव पे पूरे स्टाफ को लंच देने का इनिशिएटिव उन्होंने लिया। सभी लोगों को लंच दे रहे हैं। ये प्रोग्राम के खत्म होने के जाने के बाद इस अवसर पे हम सभी मिलकर खाना खाने वाले हैं, तो ये उनके ही वजह से हुआ है। उनका आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात आप सभी भाई तथा बहनों को हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं। मैं भारत भर घूम रहा हूं, पूरे देश में घूम रहा हूं, ऑफिस में नहीं, सभी जगह। होता है क्या कि चलो मुख्य अतिथि है या मुख्य प्रवक्ता है, सारे भाषण हो जाते हैं। जब मेरा भाषण चालू होता है तो लोग निकलने चालू होते हैं, कुर्सियां खाली होती है। अभी आना शुरू हुआ है। एक विनती है, रिक्वेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये साइक्लोस्ट्राइड भाषण नहीं होगा। मुझे खाली 20 से 25 मिनट तक बर्दाश्त करें। इसका कारण यह है कि मैं नाबार्ड के हमारे सारे पदाधिकारियों की ये कहा और बाहर भी यही बोल रहा हूं कि भारत के समाज में जो दूरी है दलित और नॉन दलित, ये ऊंच ये नीच, अपने अपने भगवान भी बांट लिए हैं, अपने अपने नेता बांट लिए हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म तिथि के अवसर पे ये कहना जरूरी है और हम में जो दूरी है उसको किस तरह से कम करें उसका प्रयास करना जरूरी है। ये मेरा मकसद है, बाहर भी और यहां भी, सब जगह। आज मैं खास करके आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस जन्म देश में जन्म लेना यही बड़ी अद्भुत घटना मानी जाती है, आश्चर्यकारक घटना मानी जाती है। क्यों? आमतौर पर यह माना जाता है कि चलो वकील का बेटा वकील होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, मंत्री का बेटा मंत्री होता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन 7 साल का, 4 साल का, 5 साल का भीम क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ा, ना ब्लैक बोर्ड को छूने की इजाजत थी, ना किसी के साथ बैठने की इजाजत थी। इस तरह का बाहर बैठ के, क्लासरूम के वर्ग के बाहर बैठने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भी इस देश का संविधान का रचयिता बन गया। ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत बात जो आमतौर पर नहीं होती। बोलने वाले को थोड़ी ताकत मिलती है। और उसमें लगता है कि लाइव ऑडियंस है, ऐसा लगता है। जब सोचने वाले हैं, एक्ट करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं, तो लेट अस बी वेरी इंटरैक्टिव एंड वेरी लाइव। दोस्तों, लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है और बहुत ही विडंबना है, मैं बोलूंगा, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दलितों के नेता के स्वरूप में सीमित कर दिया है, बंद कर दिया है, उसको खत्म।
whenever we talk about Dr. Baba Saheb Ambedkar, two things come to our mind. Number one, डॉक्टर अंबेडकर दलितों का नेता है, और नंबर टू, ज्यादा से ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के क्या जो समिति का जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। इसकी सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, इसकी सिवा कुछ बोला ही नहीं जाता। महात्मा गांधी देश का नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का नेता, वल्लभ भाई पटेल देश का नेता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों का नेता। ये विडंबना है देश का। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये समझना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नेशन। डॉक्टर रामचंद्र गुहा नाम के इंटरनेशनल फेम के हिस्टोरियन है, वो अपने मेकर्स ऑफ इंडिया इस बुक में लिखते हैं, ग्रंथ में लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये आधुनिक भारत के शिल्पकार है। डॉक्टर गुहा लिखते हैं, वो तो दलित नहीं है ना, ग्रामीण है, वो लिखते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा रामदास फुटाने, डॉक्टर साहब को शायद पता होगा। रामदास फुटाने नाम का बहुत फेमस कवि है, वो लिखता है चार खाली लाइन्स। वो लिखता है कि पीढ़ियों से उन्होंने हथियार तेज किए हैं, पीढ़ियों से उन्होंने हथियार तेज कर दिए हैं, पर यहां का कोना भी नहीं हाला। पीढ़ियों से उन्होंने हथियार तेज कर दिए हैं, पर यहां का एक कोना भी नहीं हिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपने सिर्फ कलम उठाई और इस देश का इतिहास बदल गया। क्या बड़ी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, एक चार लाइन में दिखाया। इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो घटना के शिल्पकार है, केवल दलितों का नेता नहीं बन सकता है। उनका पूरा परिचय ये है कि इस देश में महिलाओं को उनके अधिकार देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक महान समाज शास्त्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, किसान और मजदूरों को अधिकार देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस देश की राजनीति पलटने वाला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस देश का विकास पुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और जैसे कि डॉक्टर गुहा ने कहा, आधुनिक भारत का शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये उनका परिचय। ये कैसा, ये बात मैं आपके सामने। बाबा साहब अम्बेडकर का मेन कंट्रीब्यूशन टू द नेशन एज द इकोनॉमिस्ट एंड एज अ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर, ये दो प्रमुख बातें हैं। और फिर एज अ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी सोशल एक्टिविटीज। खास कर चार मुद्दों पर खाली मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आपको शायद पता होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महान अर्थशास्त्री थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इस भारत के सबसे उच्च शिक्षित, अधिकतम डिग्री लेने वाले सबसे बड़ा जो कोई अर्थशास्त्रज्ञ होगा, वो अमर्त्य सेन जी नहीं है दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये हमको पता करना चाहिए। उन्होंने इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो थीसिस है, उस थीसिस पे उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। 1915 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एमए की एग्जाम पास किए। उनका सब्जेक्ट था
एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1970 की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी का उनका थीसिस है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। आप बोलेंगे इसका रिलेवेंस क्या है? आज भी उसका रिलेवेंस अर्थनीति में, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में। व्हाट डज फिक्स दिस बुक ऑफ थीसिस? ड्यूरिंग द पीरियड 1800 टू 1910, इस बुक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया है। क्या एनालिसिस किया है? रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मींस आज के जो स्टेट है उनको प्रोविंसेस बोलते थे। एंड हाउ देयर रिलेशनशिप शुड बी, विच इज वेरी रिलेवेंट टुडे। व्हाई इट इज सो रिलेवेंट? आपको पता होगा कि आगे जाकर बाबा साहब ने संविधान में फाइनेंस कमीशन की स्थापना की। हर 5 साल में इस देश में फाइनेंस कमीशन आता है। अभी रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन आ गया, उसका ड्राफ्टिंग रिपोर्ट भी आ गया। इसका रिलेवेंस ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो ग्रंथ लिखा है पीएचडी के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जितने भी रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन के आए हैं अब तक, उन सारे 15 के 15 जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसका आधार, उसका बेसिक सोर्स जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ये पीएचडी का जो थीसिस है, ये है प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये इसका रिलेवेंस है, क्योंकि जब भी फाइनेंस कमीशन इसका रिपोर्ट तैयार करती है ऑन द लाइन विथ द गाइडलाइंस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी। दूसरी बात यह है, उनका दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थीसिस है, और वो थीसिस का नाम है जो उन्होंने डीएससी के लिए लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। इसमें वो चर्चा करते हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल करेंसी फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। बहुत सारे बड़े अर्थशास्त्रज्ञ बोलते हैं कि 2 टाइप ऑफ करेंसी शुड बी देयर। वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड, सेकंड इज गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्चुअल गोल्ड काइंस आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वेयरएज गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में पेपर करेंसी यूज किया जाता है, नोट्स, ठीक है, और इट इज बैक्ड बाय गोल्ड, बैक्ड बाय गोल्ड। तो ये किस तरह से रिलेट करता है? डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था हिल्टन कमीशन के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपने देश में 1926 को हिल्टन यंग कमीशन भेज दिया था। क्यों? टू डिसाइड, टू इश्यू गाइडलाइंस, अ फॉर्मेट द फ्यूचर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। बहुत सारे विद्वानों के साथ चर्चा होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज द ओनली पर्सन, उन्होंने हिल्टन कमीशन के आगे बहुत बड़ा रिपोर्ट सबमिट किया, साक्ष्य दिए, वहां एविडेंस दिया, और उन्होंने ये कहा कि रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें एक खास संबंध है। रिजर्व बैंक जो क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है उसमें डेफिनेटली कैप होना चाहिए, कोई सीलिंग होना चाहिए। अगर वो सीलिंग नहीं रहेगा तो रिजर्व बैंक अनकंट्रोल्ड बेसिस पे इनको फाइनेंस, गवर्नमेंट को फाइनेंस करेगी, इट विल बी रिजल्ट इन इन्फ्लेशन, और फिर गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा और इकोनॉमिकल हालत खराब हो जाएगी। इस तरह का रिजर्व बैंक के बारे में बहुत सारे गाइडलाइन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एविडेंस के रूप में वहां लिखा। और आश्चर्य की बात है और आनंद की बात है, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट सबमिटेड बाय हिल्टन एंड कमीशन, टू विच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंट्रीब्यूटेड अ लॉट,
significant contribution of Dr. Baba Saheb Ambedkar resulted in establishment of Reserve Bank of India on 1st April 1935 in this country. कितना बड़ा योगदान है जो हमें मालूम नहीं। डॉक्टर बाबा साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़ा काम किया है। 1942 को, जुलाई 1942 जब चले जाओ मूवमेंट शुरू होगी देश में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी क्या होने वाला पता नहीं, तो फोड़ो और तोड़ो नीति तो चल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनके मंत्रिमंडल में मंत्री का दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री। 1942 की बात कर रहा हूं मैं, आजादी नहीं मिली थी तब। वो वाइसरायज काउंसिल 15 लोगों की मंत्रिमंडल थे, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मंत्री पद दिया। उनके पास 10 मंत्रिमंडल के फोलियो थे। वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, इरिगेशन के मंत्री थी, लेबर वेलफेयर थे, इस तरह के 10 डिपार्टमेंट जो आज 15 मंत्री उस पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर उस टाइम में केवल अकेले काम करते थे। सबसे पहला काम, वाटर इंचार्ज थे, वाटर मैनेजमेंट इंचार्ज थे, मिनरल के इंचार्ज थे। सबसे पहला काम उन्होंने किया इस देश के युवाओं के लिए, इस देश का युवा कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए, पेट भरने के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए। तो इस देश का सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसने चालू किया है? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चालू किया दोस्तों। पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पता था हमको? नहीं मालूम नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में दलिता का नेता, बस इसके सिवा हम बात ही नहीं करते। पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस देश का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टार्ट किया। जिस स्किल डेवलपमेंट की बात अभी गवर्नमेंट कर रहा है, हम कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। फर्स्ट एवर इनिशिएटिव और स्किल डेवलपमेंट इन दिस कंट्री हैज बीन टेकन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। स्किल डेवलपमेंट 1942 की बात कर रहा हूं। उसके बाद कम टू लेबर रिफॉर्म्स, वर्किंग आवर्स। 12 से 14 घंटा इस देश में हमें काम करना पड़ता था ऑफिस में। पहला डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया कि ये वर्किंग आवर्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 14 to 12 आवर्स टू 8 आवर्स। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मिनिमम वेजेस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मेडिकल फैसिलिटीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव फॉर जनरल, फॉर मैटरनिटी लीव, सबके लिए। प्रोविडेंट फंड, राइट टू स्ट्राइक विड्रॉ किया था इस देश में। ट्रेड यूनियन की मान्यता 1920 ट्रेड यूनियन एक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। जब ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करते हैं ना हम, मैनेजमेंट, यूनियन एंड गवर्नमेंट, ये ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। मैं जो बोल रहा हूं एक बार उसको कंफर्म भी कर लीजिए। मैं केवल बोल रहा हूं, आप मत सुनिए। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि मैं बोल रहा हूं सही है या नहीं सही है। इस देश के हमारे महिला भगिनी है, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत आभारी होने चाहिए। हर सुबह उठते उठते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को माला अर्पण करके उनके पांव छूना चाहिए, उनका दर्शन लेना चाहिए। इतना कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में महिलाओं के लिए किया है। स्त्रियों का उद्धार क्या किया है? हिंदू कोड बिल, सबसे पहली बात। आप बताइए, हिंदू कोड बिल खाली दलितों के लिए है? क्या था हिंदू कोड बिल में? क्यों? बहुत बड़ी कहानी है हिंदू कोड बिल की। इस देश के महिलाओं को अपने पिता के प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिले, अपने भाई के बराबर का। इस देश की स्त्री सम्मान के साथ समाज में जिए विथ इक्वालिटी, विथ ऑल इक्वल स्टेटस।
ये डिमांड। मेल एंड फीमेल इक्वालिटी एट वर्किंग प्लेस। अभी भी गांव में अगर मेल है तो उनको 600 रुपया मिलता है, अगर फीमेल है तो उनको 100 है, 150 रुपया, 200 रुपया मिलता है। ये डिस्पैरिटी है वेज में भी। तो इक्वल राइट दोनों को, इक्वल पे दोनों को मिलना चाहिए, इसके बारे में कहा। विमेन लेबर प्रोटेक्शन एक्ट इनिशिएटेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। एंड जैसे कि मैंने बोला मेटर्निटी लीव। आपको पता होगा साउथ ब्यूरो कमीशन देश में आया था। साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो 68 लोगों को बुलाया था उन्होंने। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन उसको, उसमें उन्होंने डिमांड किया, आई डिमांड एडल्ट फ्रेंचाइज। इस देश के हर एक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार होना चाहिए। ये डिमांड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथ ब्यूरो के सामने की। स्वतंत्र लड़ाई के समय में एक भी ऐसा नेता नहीं था, एक भी ऐसा महापुरुष नहीं था जिन्होंने इस देश के हर एक नागरिक के लिए मतदान का अधिकार मांगा है। सो ये अधिकार मांगने वाले और संविधान में सबके लिए अधिकार 326 कलम के अंदर देने वाले महान नेता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। नाउ वाटर मैनेजमेंट बहुत एक्सपर्ट थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस देश की पहली जो वाटर पॉलिसी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इनिशिएट की। सेंट्रल वाटर कमीशन, और इस देश के सबसे पहले 15 डैम्स, 15 देश के पहले, उनका रचयिता, उनका मेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उसमें दामोदर वैली है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो उड़ीसा में है, भाखड़ा नांगल है, और सबसे बड़ी बात उस टाइम बाबा साहब अम्बेडकर ने नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्योंकि उनको ये पता था कि इस देश को जरूरी क्या है। उनका एक ही एजेंडा था, सड़क, बिजली और पानी। उनको बोलते थे डेवलपमेंट इज नथिंग बट डेवलपमेंट इज सड़क, बिजली, पानी। आपने सुना होगा जितने भी भाषण देते हैं अभी, जो जब इलेक्शन आता है, जितने भी नेता लोग, जितने भी पार्टियां भाषण देती है, ये 3 चीजों के आगे नहीं जाती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 को ये कहा है। उन्होंने पूछा व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज नथिंग बट बिजली, सड़क, पानी। और आज के सारे नेता भी वही बोल रहे हैं जो बाबा साहब ने बोला था। तो इसीलिए पानी होना चाहिए। जब तक पानी नहीं होगा तो खेती को अनाज नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर किसानों के बड़े नेता थे। स्मॉल होल्डिंग्स एंड इट्स रोड, ये उनका जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली किसानों की बात की है, जमीन के टुकड़े हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। लोगों ने फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, उस टाइम में बात किया है। और सबसे बड़ी बात किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बाकी के सारे उद्योग जितने भी है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? उनके मालिक डिसाइड करते हैं। वो जो बोलेंगे वो हम लेते हैं। एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भाव कौन निश्चित करता है? सरकार करते हैं, हम लोग करते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है। एनर्जी में उन्होंने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिकल बोर्ड अथॉरिटी एंड पावर ग्रिड सिस्टम, इसके सभी फैक्टर्स को इनिशिएट करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज द फर्स्ट मिनिस्टर जिन्होंने इस देश में द फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन मिनरल रिसोर्सेस हैव बीन ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके आधार पर आज ये काम चल रहा है। और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, ही वाज द चेयरमैन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ काउंसिल।
ये रिकंस्ट्रक्शन कमेटी क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद फॉर पोस्ट वॉर प्लानिंग एंड रीएस्टैब्लिशिंग ऑफ इकोनॉमी, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, रिहैबिलिटेशन एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन कमेटी फॉर्म की गई थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। ये जो खास बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोशल फील्ड में। आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बार एट लॉ 10 से 12 डिग्री और 16 लैंग्वेजेस के ज्ञान लेने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इतना बड़ा महान उच्च शिक्षित, भारत में लौट आए 1923 को। क्या कभी उन्होंने कल्पना की होगी कि भारत में आने के बाद सर छिपाने के लिए जो छत चाहिए वो भी मैं जात छुपा के मिलेगा? बात समझ रहे मेरी? जो घर था ना, घर मिलना चाहिए था रहने के लिए, छोटा सा, कोई नहीं दे रहा था। जात छुपा के पारसी फैमिली के साथ रहना पड़ा। क्या उन्हें एक कल्पना थी कि जब ऑफिस में बैठोगा, उनका डेजिग्नेशन क्या था? बड़ौदा सरकार का मिलिट्री का सेक्रेटरी थे, कितने बड़ी पोस्ट है। क्या उन्हें कल्पना थी कि एक चपरासी भी पानी देने के लिए इनकार करेगा और एक चपरासी ऊपर से फायर फेंक के देगा? इतनी बड़ी विडंबना उनके साथ हुई है, इतना बड़ा अन्याय उनके साथ हुआ है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे, इतना सारा अपमान झेला, इतना सारा इंसल्ट झेला, लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ ली, किसी से नाराज नहीं हुए। वो हारा नहीं, वो डरा नहीं। बहुत बार वो हारा, बहुत बार जीता, बहुत बार डिगा रहा, लेकिन कभी वो मायूस नहीं हुआ। पूरे ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ पे बैक टू द सोसाइटी का मिशन लेके पूरे दुनिया को बता रहा, मैं आया हूं मेरे बिछड़े हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए और उनके उत्थान के लिए समाज के। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश की जनता को कहा। बैरिस्टर थे, इतनी सारी डिग्रियां थे, देश का बड़ा इकोनॉमिस्ट। अगर डिसाइड करते थे तो कितना पैसा कमाते थे, कितना सैलरी कमाते थे। टाटा बिरला से भी एक नंबर में थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया मेरा जितना भी एजुकेशन है, जितना भी नॉलेज है, वो मेरे समाज के लिए है, उनके लिए मैं खर्चा करूं। आपको बताना चाहता हूं, ये सब होने के बावजूद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने फैमिली के, उसका परिवार पूरा बिखर गया है, खुद के लिए एक कौड़ी नहीं रखी है। 5 बच्चे बाबा साहब आम्बेडकर के, इमेजिन करते हो? अरे अपने बच्चों को खाली बुखार भी आ गया ना तो हमें नींद नहीं आती, ना भूख लगती है। बाबा साहब आम्बेडकर के 4 बच्चे मर गए। क्यों? मेडिसिन के लिए पैसा नहीं मिला, खाने के लिए ठीक से नहीं मिला। मैं एक बैरिस्टर की बात कर रहा हूं। गोलमेज परिषद के लिए बाबा साहब निकल रहे थे। छोटा बच्चा राजरतन नाम का बीमार था, बहुत बीमार था, बेड रिडन था, विश्वास नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर जा रहे थे, किसी ने बताया बाबा साहब राजरतन बहुत गंभीर स्वरूप से बीमार है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली राजरतन नाम का बच्चा मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। बाबा साहब और रमा एक दूसरे के ऊपर देखने लगे। उस शव के, बच्चे के शव को
ढांकने के लिए कोई कोरा कपड़ा नहीं था, व्हाइट क्लॉथ जो लगता है ना, वो कपड़ा नहीं था। वो ये सही बात है। अंत्य विधि के लिए पैसा नहीं था। रमाबाई अंबेडकर ने अपनी पुरानी फटी टूटी साड़ी है, उसका एक टुकड़ा फाड़ लिया और बच्चे के शव पर डाल के फिर उसका अंत संस्कार किया गया। ये अपने 4 बच्चे बाबा साहब अंबेडकर ने गंवाए। इस देश के सभी नागरिकों का और खास करके सभी पिछड़े वर्ग का, दलितों का, किसानों का, मजदूरों का भला करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए अपने 4 बच्चे देश को समर्पित किया। कितना बड़ा त्याग है। जब एक मेरे बच्चे को कम से कम बीमार होता है, बुखार आता है, तो मुझे डर लगता है। 4 बच्चे, ये इतना बड़ा त्याग दोस्तों उन्होंने ये किया है। और जब उन्होंने आए यहाँ, सबसे पहला काम किया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया है, जिसमें सारे लोग जनरल के थे, नॉन दलित थे। बाबा साहब के लड़ाई में बहुत सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे। आर भोले, केसी पंत, बहुत सारे लोग थे उनके अनुयायी, उनके साथ रहने वाले। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित हो गई। उसका मोटो क्या था? प्रोग्रेसिव के लीडर है, उनको तो पता ही चलना चाहिए उसको मोटो क्या है। मोटो क्या है? क्या मोटो है? क्या मोटो है अर्नब? मोटो नहीं, बैठो यार। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मोटो क्या है? ये मोटो है एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, जो हमारे लेटर हेड पे लिखा है। ये बहिष्कृत हितकारिणी का मोटो है। और उस माध्यम से लोगों के पास जाके लोगों के अवेयरनेस पैदा करने का, उनके कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने का काम उन्होंने किया। दूसरा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया महाड़ सत्याग्रह। महाड़ का एक टैंक है, टैंक रिजर्वेयर, जिस रिजर्वेयर का एक्सेस अनटचेबल लोगों को नहीं था। म्युनिसिपल कमेटी ने लॉ तो पास किया था, लॉ वाज इन एग्जिस्टेंस, बट दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू इट। बीके मोरेना, BR मोरे नाम का महाड़ का बहुत बड़ा नॉन दलित नेता था। सुरबाना टिप्पणीज ब्राह्मण नेता था। उन्हें लगा यार, व्हेन द लॉ इज इन एग्जिस्टेंस, इस रिजर्वेयर में, इस टैंक में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सब पानी पीते थे, लेकिन अनटचेबल पानी नहीं पी सकते थे। सो पानी पीने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट असर्ट करने के लिए ये सत्याग्रह हुआ है 1927 में हुआ। इससे क्या हुआ? इससे कम से कम 2000 लोग वहां इकट्ठे हुए और बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने का अपना अधिकार असर कर लिया वहां। वो इसलिए किया कि इस देश में, अरे मैं हिंदू हूं ना, आप भी हिंदू है, आप सारे हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं, आप वहां पानी पी सकते हो, मैं पी नहीं सकता हूं, तो मैं काय का हिंदू हूं? तो इक्वल राइट असर्ट करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सत्याग्रह किया था। मंदिर एंट्री का, कालाराम मंदिर एंट्री नासिक, वो भी इसका ही एक है। वो भी इक्वल राइट असर्ट करने के लिए। मंदिर में भगवान का मंदिर है यार, हिंदुओं का मंदिर है, आप सब लोग जा सकते हैं, भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, केवल मैं नहीं जा सकता हूं। ये कहां की बात है? ये कहां का सोशल जस्टिस है? इसलिए उन्होंने वो सत्याग्रह किया। 1920 में मूक नायक, वो उनका एक माउथ पीस उन्होंने स्टार्ट किया। बहिष्कृत भारत 27 में स्टार्ट किया और जनता 1930 में, प्रबुद्ध भारत 1956 में। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इस देश का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने स्वतंत्र के बाद हुआ और उसमें हिंदू कोड बिल उन्होंने डाला पास करने के लिए, प्रस्तुत किया। जैसे मैंने कहा हिंदू कोड बिल क्या था, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं जो आपको पता नहीं है।
इस बिल के फेवर में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा बहुत क्रांतिकारी बिल है, बड़ा बिल है और किसी भी हालत में मैं इसे पास करवा लूंगा। लेकिन उस जमाने के ऑर्थोडॉक्स लोग ये थे, अपोजिट पार्टी में थे और सत्ताधारी पार्टी में थे, उनमें से सबसे बड़ा शख्स था इस देश का उस टाइम का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल किसके लिए था? नाम बिल का क्या है? हिंदू कोड बिल। इस देश के तमाम महिलाओं के लिए बिल था, उनके कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए बिल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विरोधी पार्टी के लोग बोले अगर इस बिल को पास होने दिया तो इस देश का हर एक फैमिली बिखर जाएगी। तो किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं करना चाहिए। उन्होंने ठान लिया एंड अल्टीमेटली एंड अनफॉर्चुनेटली द बिल वाज डिफीटेड। इस देश के तमाम नारियों के उद्धार के लिए जिस बाबा साहब मैदान में उतरा और महिलाओं को अधिकार सम्मान देने वाला बिल जिस टाइम अगर डिफीट हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इमीडिएट अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आजकल ग्राम पंचायत का सरपंच इस्तीफा देने के लिए 10 बार सोचता है। देता है कभी? कभी नहीं देगा। ये देश का कैबिनेट मिनिस्टर है, क्यों रिजाइन करता है? इस देश के नारियों के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, समता के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। इस देश का सबसे बड़ा महान नेता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने नारियों के सम्मान के लिए अपनी कुर्सी को लात मारी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने लात मारी है हमारे ओबीसी भाइयों के लिए। दुर्भाग्य से हमारे ओबीसी भाई नहीं जानते ना है, गलती हमारी भी है। ये हमने बताया भी नहीं होगा किसी को। इनका सेंसस होना चाहिए और इनके संख्या के आधार पे इनको सारी सुविधा और उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके लिए इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कमेटी बनाओ, उसका सर्वे करो, उसका सेंसस करो एंड प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ओबीसी। अंडर आर्टिकल 340 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन किया ओबीसी के लिए। कितने ओबीसी जानते हैं? ओबीसी तो खुद को बैकवर्ड मानते हैं नहीं। ये भी दुख की बात है ना। चाहे फिर हमारे नाबार्ड में हो या रिजर्व में हो और बाहर कहीं भी हो, हमारे ओबीसी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं ओबीसी हूं। यार ओबीसी है ना। हमारे लिए कुछ लोग मानने के लिए मैं शेड्यूल कास्ट हूं। यार तू नहीं जानता, तू जानता हो तो तुझे लगता है कि तू शेड्यूल कास्ट है, तो छिपाने की कोशिश कर रहा है। पूरी जनता जानती है, दुनिया जानती है तू शेड्यूल कास्ट है। सबसे पहले लोगों को जानकारी तुम्हारी जात के लिए है, इतना याद रखो। ओबीसी में वैसा है, ओबीसी कोई बहुत बड़ा कोई ये नहीं है। ओबीसी भी पिछड़ा है, बैकवर्ड है। इसलिए सबसे पहला प्रोविजन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया अंडर आर्टिकल 340। नेहरू ने बताया कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल टेक केयर ऑफ ओबीसी। फिर ओबीसी का कमीशन बना गया, सर्वे किया गया, कालेलकर नाम के व्यक्ति के चेयरमैनशिप वो रिपोर्ट कमीशन तैयार हुआ, लेकिन उस कमीशन को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसका इंप्लीमेंटेशन न हुआ, उसका सेंसस नहीं हुआ। इसका निषेध करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और एक अपने मंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी इस देश के ओबीसी के प्रतिष्ठा के लिए। ये हमारे ओबीसी भाइयों समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एज अ पॉलिटिकल लीडर एंड एज अ ऑथर 22 बुक लिए टोटल उन्होंने, 22 बुक्स लिए बड़े बड़े, और 10 बुक्स उनके तबीयत के कारण थोड़े से इनकम्प्लीट हुए। मैंने जैसे कहा कि साउथ ब्यूरो कमीशन, उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जब उन्होंने स्थापन किया, पत्रकारों ने पूछा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की क्या जरूरत है। उनका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, आज के लिए भी लागू होता है।
उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन है, कर्मचारियों के कल्याण की, बाकी के सब दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट, बट मनुष्य के नाते एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है, इसलिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म होगी। आगे जाकर वो बीएमसी के जो सफाई कामगारों के अध्यक्ष बन गए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रोविंस काउंसिल जो मुंबई का, उसमें वो एमएलए बन गए। सबसे पहले काम किया क्या है उन्होंने? आप खोती सिस्टम डालते हो, यहाँ है क्या वेस्ट बंगाल में खोती सिस्टम? नहीं है। जो बैकवर्ड लोग हैं, बहुत बैकवर्ड लोग हैं, उस जमाने के अनटचेबल्स थे, उस जमाने के अनटचेबल थे, उसको अपनी जमीन कसने के लिए दी जाती थी, और उसमें से वो बस 5-10% रखे, बाकी का दे दी। खोती सिस्टम थी, एक्सप्लॉयटेशन था एग्रीकल्चर लेबरर का। उस सिस्टम को बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले खत्म किया। दूसरा एक था महार वतन। महार एक कास्ट तो नाम सुना होगा आपने, सुना होगा ना, महार, मैं महार हूं, शेड्यूल कास्ट। बाबा साहब जिस कास्ट के थे उस कास्ट का मैं। उनको क्या किया जाता था? दे वेर ट्रीटेड एज अ इनफीरियर वर्कर ऑफ विलेज। तो गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी घर है, ओन फैमिली ने उनको काम बताने का, वो सबका काम करेगा। कोई मर गया फिर मैसेज लेके जाएगा, कोई भैंस मर गई, कोई गाय मर गया, बकरी मर गया, उसको उठा के लेके जाएगा, कोई किसी की शादी है वहां बर्तन मांजेगा, सब कुछ काम करेगा। लेकिन सारे गांव ने उसके पास से सब काम करना चाहिए, लेकिन उसको कोई एक नया पैसा नहीं देने का। तो क्या देने का उसको? उसको एक जमीन का टुकड़ा दिया है, उसको महार वतन बोलते हैं। वो टुकड़ा, वो एग्रीकल्चर लैंड, वो रसेगा और वो खाएगा। और एक उसको राइट दिया था, बलूता नाम का उसका वर्क प्रयोग है। बलूता मीन्स वो आदमी घर घर जाएगा, खाने के लिए चावल मांगेगा, ज्वार मांगेगा, रोटी मांगेगा, पहनने के लिए कपड़े मांगेगा, जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटी है वो मांगेगा। दूसरे लैंग्वेज में बोलूंगा, उसको भीख मांगने का अधिकार दिया था। कितनी बुरी सिस्टम। बाबा साहब अम्बेडकर ने महार वतन खारिज कर दिया और सबको इक्वल राइट दिया, उनके सम्मान को जगाया, प्रतिष्ठा को जगाया। ये काम उनके इसमें किया है। एक लास्ट का आखिरी कंट्रीब्यूशन बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमारे बहुत सारे भाई ये बोलते हैं, कौन बोल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निर्माता है कॉन्स्टिट्यूशन का? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतनी कमेटी थी, कमेटी में भी इतने लोग थे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले कैसे हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन का? जब मैं बोल रहा हूं ये बात आप अगर सुनोगे तो आपको विश्वास होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। अकेले उन्होंने सिंगल हैंडेडली उसका ड्राफ्टिंग किया है। उसमें 7 लोग थे, वो कमेटी में 7 लोग थे। उनका जो सलाहकार था डॉक्टर बी आन राव, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट था। उसकी पहली मैं हिस्ट्री नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन वो सलाहकार था। उन्होंने और राजेंद्र प्रसाद ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मिनट्स में लिखा है, अल्टीमेटली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सिंगल हैंडेडली इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करना पड़ा। उसमें 7 लोग तो एक बीमार पड़ गया, एक की मृत्यु हो गई, 2 दिल्ली से बाहर रहते थे, 2 अमेरिका चले गए, 6 के 6 लोग, उसके कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी। अल्टीमेटली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये सारा इतना 3 साल का लगभग समय ड्राफ्टिंग के लिए देना पड़ा।
ड्राफ्टिंग के बाद हर एक के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके सामने उसको पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है, उसका अप्रूवल लेना है, जो भी डाउट है उसको एक्सप्लेन करना है। ये पूरा काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिंगल हैंडेडली किया। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले इस संविधान के निर्माता है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अपने मन में जो बाइस है उसको निकालना चाहिए। जो है वो है। ये बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बोल रहे हैं, ना उनके कोई अनुयायी नहीं बोल रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन सभा में, संविधान सभा में, इस संविधान का निर्माण करने वाले जो लोग शामिल थे वो सब लोग ये बोल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिंगल हैंडेडली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस जगत का, इस विश्व का सबसे बड़ा और आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन है। कारण क्या है इसका? इसका एक ही कारण है, स्वतंत्र महायुद्ध के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद 12 देश को स्वतंत्रता मिली। 12 देश को, उसमें से आज तक केवल 3 देशों में, 3 कंट्री में उनका संविधान अभी भी चालू है, अखंडित है। उसमें से एक भारत है। जैसे कि जैसा कंटिन्यूस में पाकिस्तान में 4 कॉन्स्टिट्यूशन बदले गए हैं, 4। और एक पीरियड ऐसा था, एक दौर ऐसा था, वहां कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं थी। इसीलिए पूरे देश का, ये पूरा भारत का तो नहीं, पूरे विशेष करके विश्व का आदर्श और आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिसका स्वीकार बहुत सारे देशों ने किया। उसके बाद नेपाल जैसे देशों ने किया है, बहुत सारे देशों ने उसका किया है। उसका सबसे बड़ा और एक महत्व है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी दिन में ही वाज विद फर्म डिटर्मिनेशन, ही वाज थिंकिंग अबाउट बुद्धा। उनके माइंड में बुद्धा के बारे में विचार थे, बुद्धा के संस्कार के बारे में विचार थे, धर्म के बारे में विचार कर रहा था, और उनका इंप्रेशन उसके दिमाग में पूरा था। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का समय आ रहा था तो आपको पता चलेगा इसका प्रत्यक्ष इफेक्ट भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे जगह आपको दिखाई देगा। खास करके पता होगा आपको कि राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन है, उसके ऊपर कुछ अक्षर लिखे गए हैं। वो क्या अक्षर है? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, लोकाहिताय। ये वो है। अभी मुझे बताइए, इतना बड़ा जो ये लिखा है बहुजन हिता बहुजन सुखाय, ये भगवान गौतम बुद्ध के वक्र सूत्र से लिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की देना है ये। आपकी जो मुद्रा है अपने नोट पे दिखाई देता है, सभी लेटर हेड पे दिखाई देते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? 3 सिंह देखते ना, राइट? 3 सिंह है क्या? नहीं है। 3 सिंह नहीं, 4 है। उसको बोलते हैं शाक्य सिंह। शाक्य सिंह सम्राट अशोक से लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फ्लैग, भारतीय झंडा, हमारा भारत का ध्वज, तिरंगा, उसके ऊपर जो चक्र लगा हुआ है, वो चक्र सम्राट अशोक से लिया हुआ है। धम्म चक्र प्रवर्तनाय, धम्म का प्रवर्तन हो, चक्र घूमे, घूमता रहे, और घूम घूम के वो अगेन इट शुड कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। इसीलिए सम्राट अशोक से संदर्भ से वो चक्र लिए गए हैं। ये सारा दोस्तों इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश को मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दलितों के लिए केवल 5% काम किया है। रिमेनिंग 95% डिवोशन एंड डेडिकेशन वर्क इज फॉर ऑल एंटायर कंट्री। सारे दलितों के लिए केवल 5%, सारे बाकी के लोगों के लिए 95% काम किया है। इसीलिए मैं और एक बार बोल रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलित का नेता नहीं है, इस भारत का नेता है, भारत के लोगों का नेता है। और इसीलिए ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फॉर देयर कंफर्ट, फॉर देयर डेवलपमेंट। ये हमारा फर्ज बनता है। ये कभी मत समझो वो दलित, वो जात दलित जात थी, लेकिन दलित जात का आदमी कुछ नहीं बड़ा बन नहीं सकता क्या? गांधी ने एक बार पूछा उसको
क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तुम बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं ये चातुर्वर्ण के लिए? चातुर्वर्ण समझते हैं ना? समझते हैं ना सब लोग? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। गांधी समर्थन करते थे 4 वर्ण का, ये कह के अरे बाबा साहब उसमें बड़ी बात क्या है? दिस इज इकोनॉमिकल अरेंजमेंट, देयर हैज टू बी डिवीजन ऑफ वर्क, देयर हैज टू बी डिवीजन ऑफ लेबर। बाबा साहब ने जब उनको ये बताया, मिस्टर गांधी ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये है डिवीजन ऑफ लेबरर। शूद्र का आदमी एजुकेशन नहीं लेगा ना, वो वैश्य का काम नहीं करने नहीं देगा ना। वो जहां जन्मा है, जिस वर्ण में है वही उसको करना पड़ेगा। सो इनडायरेक्टली दिस इज द नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबरर। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को बताया है। सबसे बड़ा एक रोल और बताना चाहता हूं, और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी का भाषण संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 को भाषण किया है। सारांश ये है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रारूप लिखा, सैंक्शन कर दिया। बाबा साहब ने सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। और एक बार देख सकते हैं, अब कहाँ पता चलेगा, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक कॉन्स्टिट्यूशन सौंप रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल साथ में खड़े हैं, और यहाँ अकेला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये घटना की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको सौंप रहा था। तो उन्होंने लिखा है आखिरी भाषण के उसमें लिखा है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा में वाद विवाद को समाप्त करते हुए बाबा साहब ने कहा था 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधी के जीवन में प्रवेश करेंगे। बहुत दक्षता पूर्वक सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधी के जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक आदर्श के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक आदर्श के सिद्धांत को नाकारेंगे। कब तक हम इस अंतर विरोधों का जीवन जिएंगे? कब तक हम हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर लंबे समय तक ऐसा किया गया तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें जल्द से जल्द इस अंतर विरोध को समाप्त करना चाहिए। ये चेतावनी है इस देश के नागरिकों को, इस देश के राज्यकर्ताओं को। इस तरह का काम आपने अगर नहीं किया तो जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उनके ऊपर अगर एडवर्स इफेक्ट होगा, अगर उनको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली, उनको सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिले, वो खुद इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। तो ये चेतावनी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिया है। दोस्तों, बोलने जैसा बहुत है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, खाना खाने का टाइम हो गया है। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान किया, मेरी बात गौर से सुनी, और खास करके हमारे मुख्य महाप्रबंधक साहब, जीएम साहब यहाँ उपस्थित रहे। प्रोएक्टिव रोल करके उन्होंने इस समारोह को बहुत सुंदर और शानदार बना लिया। हमारे जो खास करके अर्नव है या बाकी के जो ऑफिस बेरर है, मैडम है, सब लोगों ने मिलकर इस समारोह को बहुत ग्रैंड सक्सेस बनाया। इसलिए आप सभी का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।